हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मानवा शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक तो ज़रूर करना। मानवा की शुरुआत में हमें एक मैंशन को दिखाई जाती है और कोई कह रहा होता है पिता। इसके बाद हमें ड्यूक ऑफ सरफेल, डची ऑफ सरफेल के प्रमुख को दिखाया जाता है। यहाँ पर नरेटर बताता है एक मूर्ख औरत थी। वह द्वेषपूर्वक व्यवहार करने के कारण तिरस्कृत थी। घर पर उसका मजाक उड़ाया गया। एक औरत जो क्रूर होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उसका मौत का कारण भी हास्यास्पद है। उसके भाई का भयानक बदला। रवि सरफेल, डची ऑफ सरफेल का दूसरा बेटा। यह दुखद है कि वह अपने भाई के बदला लेने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, तभी उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर ड्यूक कह रहा होता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सबसे बड़े बेटे को नुकसान पहुंचाने की। यह पाप इतना बड़ा है कि मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। हमारी मेन लीड कह रही होती है, पिताजी कृपया पिताजी। नरेटर बताते हैं और इन दयनीय कहानी का अंत है। इसका अधिकांश हिस्सा इसी आदमी के हाथों में ख़त्म होता है। लुडविल सरफेल, डची ऑफ सरफेल के सबसे बड़े बेटे। यहाँ पे हमारी जो मेन लीड होती है वो कहती है, मैं सच में तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखती थी भाई, कृपया मुझे बचाओ। और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और देखते देखते उसे मार दिया जाता है। सीन कट होती है और हमें एक लड़की को शॉक्ड होते हुए नींद से जागते दिखाई देती है। और नींद से जाकर सोचती है, अरे आज मैं जिस तरह से मर रही हूँ वह बहुत ही खूनी है, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे गिलोटिन द्वारा मृत्यु दंड नहीं दिया गया। वह अपनी दादी की आत्मा को देखती है और कहती है, आप क्या सोचती है दादी। वह अपने बिस्तर से उठती है और कहती है, हाँ मैं समझती हूँ कि मैं भूत देख सकती हूँ, लेकिन यह सपना क्या है जो मैं 20 सालों से देख रही हूँ। क्या आप जानती है क्यों दादी। वो अपने दादी से पूछती है। उसके बाद वो बताती है, जब मैं 5 साल की थी तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मुझे भूत दिखाई देने लगे। ब्रेकनेंट वाला भूत, राजा जीभ वाला अग्रेस्ट। मैंने बहुत सारे डरावने भूत देखे हैं, लेकिन मैं कभी डरी नहीं। जब तक आप डरे हुए नहीं है, यह बहुत दुर्लभ है कि भूत मनुष्य को नुकसान पहुंचा सके। सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है प्रसारण कंपनी, एक स्टूडियोज, जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है, रुको प्लीज़ रुको। और वह हमारी मेन लीड को घेर लेता है और कहता है, आज मेरा दिन बहुत बढ़िया रहा। यह प्रभावशाली है कि आप गलतियाँ नहीं करते। जब मैं सुश्री SIA के साथ काम करता हूँ तो मुझे बहुत सहायता महसूस होती है। जैसा कि अपेक्षित था, आप एक राष्ट्रीय अभिनेता है। वह कहती है, शुक्रिया। इसके बाद बताती है, एक राष्ट्रीय अभिनेता, सबसे अधिक कीमत वाला एक शीर्ष सितारा। वह बात सुनकर ही आश्चर्य होता है। यह वह करियर है जिसे मैंने सियाली ने 14 वर्ष की उम्र से अपने लिए बनाया था। तभी उसे कोई बुलाता है सियाली। यह उसका एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है जीहुआन। जीहुआन कहती है, आपको थैंक्स, मेरा समय अच्छा भी था। सियोली कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या आज भी आपकी छुट्टियों का हिस्सा अपने पैतृक घर जाने का नहीं है। वो लड़की कहती है, मैं आज सियोल पहुँची
मैं आपका धन्यवाद कह आई हूँ। वो कहती है, अंतिम संस्कार के लिए मुझे पुष्पांजलि भेजने के लिए धन्यवाद। आपके धन्यवाद से मैंने अपनी दादी को अच्छी तरह विदा किया। मेन लेडी कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि क्या हुआ, क्योंकि उस दिन तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं था। फॉर्चून टेलर भविष्य बताने में बहुत अच्छी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी दादी के बारे में खबर भी जान पाएगी। अंतिम संस्कार। सियोली कहती है, हाँ हाँ, यह कुछ भी नहीं है। सियोली सोचती है, दरअसल तुम्हारी दादी का भूत मेरे घर तक आया था और पूरे दिन मेरी मदद के लिए विनती करती रही, इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या आप जानते हैं कि अपने काम के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मैं कितनी रातें उनकी बदौलत जागती रही हूँ। खैर, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जी-होन एक सहकर्मी है जो लंबे समय से मेरे साथ काम कर रही थी, इसीलिए मुझे मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी दोस्त कहती है, ओह यह सही है, और जैसा कि आपने कहा, मैंने अपनी दादी के घर के पूर्व में परसिमन पेड़ के नीचे भी खुदाई की। वह कहती है, ओह हाँ, कैसा था? वो लड़की बताती है, मुझे वह पैसा मिला जो उसने जार में डाला था और एक पत्र जो उसने लिखा था। जब मैंने इसे पढ़ा तो पता चला कि यह एक वसीयत थी जिसमें संपत्ति का उल्लेख था जो मेरी दादी ने मेरे लिए छोड़ी थी। मेन लीड कहती है, वाह, मुझे लगता है कि मुझे धन प्राप्ति में कुछ सफलता मिली है, कितना दिलचस्प है। और सोचती है, हाँ हाँ, इसे ढूंढने में बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, यही मैंने पूरी रात तुम्हारी दादी से सुना। वो बताती है, आप बहुत बुरे माता पिता के साथ रहने में व्यस्त थे और अपने छोटे भाई की देखभाल के लिए कई असंकालिक नौकरियां भी कर रहे थे। आपकी दादी को इस बात का बहुत अफसोस था कि उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया। उनकी दादी ने कहा था, मेरी पोती वो छोटी सी बेचारी। और वो कहती है, अरे कृपया मुझे सोने दो। प्रेजेंट पे हम आते हैं जहाँ पर सियोल कहती हैं, फिर मैं अपने प्रतीक्षा कक्ष में चला जाऊंगी, धन्यवाद। उसकी दोस्त कहती है, हाँ हाँ हाँ, आज की शूटिंग के लिए शुभकामनाएं। मैं कल तुम्हें 2 गुना सुंदर बना दूंगी। सियोल सोचती हैं, धन्यवाद, कृपया जी-होन की अच्छी देखभाल करते रहे। उसके पीछे उस लड़की की दादी की आत्मा होती है, तो सियोल पीछे मुड़ते हुए सोचती हैं, क्या वह आखिरकार चली गई? अलविदा दादी। दरवाज़ा खोलती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है, सुशी शिया, कृपया अगली शूटिंग के लिए अपना पहनावा बदल ले। सियोल सोच रही होती हैं, उस सिर दर्द के ठीक होने जाने के बाद मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करने की ज़रूरत है। वह आराम करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अगर मैं वही सपना दोबारा ना देखूँ तो मैं बेहतर सो पाऊँगी। तभी उसे एक सीन दिखाई देती है जहाँ पर एक औरत जो बार बार दयनीय रूप से मरती है। जब वह मर जाएगी मैं जाग जाऊंगी, ऐसा सियोल कहती है और उसे डरावनी आंखें नजर आती है। वो सोचती है, क्या मैं क्यों नहीं जाग सकती? और वो आंखें, कोई मुझे देख रहा है, मुझे जागना होगा, जल्दी उठो और जागो। और वो चिल्लाते हुए उठती और कहती है, मुझे ज़रूरत है जागने की। और जाग जाती है और सोचती है, वह क्या था? सपना हमेशा उसके मरने पर ख़त्म हो जाता था। वो बैक करने लगती है और सोचती है, यह पहली बार है जब मैंने उस मृत महिला को देखा है। इससे मुझे चिंता हो रही है। कोई कहता है, मैं सेट पर जा रही हूँ।
सियोल कहती है अभी भी 1 घंटा बाकी है। सियोल बाहर जाती है और सोचती है मुझे भूतों से कभी डर नहीं लगा। वह आंखें जिनमें आक्रोश और उदासी है। वह बहुत ज़्यादा परेशानी में होती है। उसे देखकर एक लड़का कहता है, ओह सियोल, आप जल्दी आ गई। क्या हम तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करें? सियोल कहती है ठीक, बढ़िया लगा। वह एक कागज़ को देखती है और सोचती है वह दृश्य जहाँ वह पुरुष नायक की जन्मदिन पार्टी में भागीदारी के रूप में शामिल होती है और उसकी सचिव के रूप में उसकी देखभाल करती है। तभी झूमर हिलता है। यह कठिन नहीं, यह अच्छा होगा। तभी झूमर जोर जोर से हिलने लगती है और कोई कहता है उस झूमर में क्या खराबी है, ध्यान रहे। तभी देखते देखते झूमर सियोल के ऊपर गिर जाती है और ऑन द स्पॉट सियोल की मौत हो जाती है। कोई चिल्लाकर कहता है जल्दी करो और एम्बुलेंस को बुलाओ। सियोल का खून बह रहा है। सियोल मरते मरते कहती है क्या हुआ? उस चेहरे उसे एक आत्मा दिखाई देती है। सियोल कहती है अरे ये भूत मुझे जीवन भर परेशान करते रहते हैं, कृपया सब कुछ रद्द करें। सीन कट होती है और हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल चिल्लाते हुए उठती है और कहती है मैंने जो पहले कहा था उसे कैंसिल करे कि भूत मानव को नुकसान नहीं पहुँचाते। वो उठकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मेरा शरीर इतना हल्का क्यों है? वो अपने आप को चेक करते हुए सोचती है क्या मेरा चेहरा ठीक है? मैं पट्टी नहीं पहनी रही हूँ। मुझे लगता है कि झूमर गिर गया। क्या यह भ्रम था? वो आईने में खुद को देखती और कहती है उस चेहरा, यह वही चेहरा है जिसे मैंने हमेशा अपने सपनों में देखा है। तभी कोई वहाँ पर एंट्री लेता है और कहता है अरे मैंने तुमसे कहा था कि नाश्ते के लिए समय पर बाहर आओ। यह एक लड़का होता है और कहता है क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? सियोल सोचती है यह आदमी रवि सरफेल है। रवि सरफेल यानी कि उसका दूसरा भाई। उसे देखकर सियोल कहती है अभी अभी सपने में है। यहाँ पर हमें सियोल का दूसरा नाम दिखाया जाता है जो कि कैमिला सरफेल, डची ऑफ सरफेल की बेटी होती है। वो लड़का कहता है तुम क्या कर रहे हो, मेरे पीछे आओ। यहाँ पर हम हमारी मेन लीड की नाम चेंज कर देते हैं और याद रखना अब से हम इसे कैमिला कहकर ही बुलाएंगे। कैमिला सोचती है वह मुझे देखते ही क्यों नाराज हो जाता है, वह मुझे आदेश क्यों देता है, बढ़िया, यह एकदम सही है। फिर वो बताती है जब भी मैं उसे देखती थी तो हमेशा कुछ करना चाहती थी। उसका भाई जा रहा होता है। वो बताती है अपनी हीन भावना के कारण उसे कैमेलिया का उपयोग करके अपने सबसे बड़े भाई को मारने की कोशिश की। डची ऑफ सरफेल का दूसरा बेटा। वो गुस्से में उठती है और अपने भाई को लात मारती है जिससे वो बेचारा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर कैमेलिया बताती है मैं हमेशा से तुम्हारा सिर फोड़ना चाहती थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपने भाई को मारने के बाद सोचती है गुस्से में मैं हर बार गुस्सा हो जाती हूँ जब मैं कैमिला को आपकी योजनाओं के कारण मरते हुए देखती हूँ। मैं कम से कम एक बार तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मारना चाहती थी। उसका भाई शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैमिला यहाँ पर नौटंकी करते हुए कहती है ओह मुझे माफ़ कर दो भाई, मैंने क्या किया है? मुझे लगा कि यह एक सपना था क्योंकि मैं आधी नींद में थी। और अपने मन में कहती है अगर तुम मुझे घोरोगे तो क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं आधी नींद में हूँ इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। कैमिला ने मन में कहा क्या मैं अभी भी सपने में हूँ?
यहाँ तक कि सपने में भी यह हमें पहला इंसान दिखाई देता है। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती थी, जैसे रवि को मारना। उस मामले में क्या इसका संबंध उस भूत से है जो मेरी जैसी दिखती है, जिसे मैंने आखिरी बार देखा था? तभी दरवाज़ा खोलती है और हमें ड्यूक दिखाई जाती है, जो कि खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। वहाँ जाकर कैमिला एक चेयर को देखकर अपने मन में कहती है, लुडविल की सीट खाली है, तो क्या यह वह समय है जब परिश्मी क्षेत्र में पुनः विद्रोह भड़क उठा था? लुडविल एक महान उपलब्धि के साथ लौटे। यही रविहीन भावना का कारण था, यही रवि का हीन भावना था। रवि भी वहाँ पर बैठ रहा होता है। कैमिला ने मन में सोचा, वैसे अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो यह एक बड़ी समस्या होगी। उसका भाई खाने की टेबल पे बैठता है और कहता है, वह है। कैमिला कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए मैं देर तक सोती रही। ड्यूक उसकी तरफ देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, वह आम तौर पर भोजन के समय बहुत शांत रहती थी, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी नौकरानी खाना लेकर आती है और उसे सर्व करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करूँगी लेडी कैमेलिया। कैमेलिया कहती है, हाँ शुक्रिया। मेड वहाँ से जाती है और थोड़ी दूर जाकर हंसती है। यहाँ पर कैमेलिया हमें बताती है, काफ़ी समय से कैमेलिया को कुछ नौकरानियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। यह व्यवहार खाने की मेज़ पर भी जारी रहा। वो खाने को देखते हुए सोचती है, घिनौनी नौकरानी, हाँ अभी आगे बढ़ो और हंसो, अब आप हंस नहीं पाओगे। इस बार उन्होंने किस प्रकार का मांस तैयार किया? मांस में नमक भरा हुआ, मांस में काली मिर्च की एक बाल्टी। वो अपने पिता को पुकारती है और खाने को आगे देते हुए सोचती है अपने मन में, मैंने अपना जाल बिछा दिया है, इस बिंदु से आगे यह महत्वपूर्ण है। वो चिल्लाते हुए कहती है पिता रुको, इसे मत खाओ, कृपया रुको। और घबराने की नाटक करते हुए कहती है, मुझे दुख है, मैं इसे वापस ले लूँगी, मैं इसे खा लूँगी, कृपया इसे मुझे वापस दे। फिर वह थोड़ी सी मुस्कुराई और कहती है, मैं आज देर से आई, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने इसे काटा, यह आपके लिए खाने में आसान है पिताजी, इस स्टेक का आनंद ले। उसका भाई सोचता है, उसे क्या हुआ है, क्या वह पूरी तरह जाग रही है? ड्यूक कहता है, अच्छी तरह से ठीक है। और ड्यूक खाने के बाइट लेते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। ड्यूक कहते हैं, आपका पहली बार ऐसा कुछ खाना नहीं है। कैमिला भी नौटंकी करते हुए कहती है, पिता। वो थोड़ी सी हंसती है और सोचती है, अब मैं आज़ादी के साथ अपना काम कर सकती हूँ। मैं ऐसे घोड़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो भोजन के साथ खिलवाड़ करते हैं। नौकरानी काँप रही होती है। कैमिला अपने मन में कहती है, और कैमिला ने भोजन के समय इतना कम क्यों खाया? मुझे इन अज्ञानी परिवार के सदस्यों को बताना होगा। वो कहती है, अरे पिताजी, लेकिन वह डिश। ड्यूक कहते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। उन लोगों से निपटने के बाद उन्होंने ड्यूक के नाम को कलंकित करने का दुस्साहस किया। नौकरानी दूर खड़ी डर रही होती है। कैमेलिया अपने मन में बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंस रही होती है और कहती है, अगर यह परिवार के नाम के लिए है, वह एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को भी मार सकता है। बहुत बढ़िया काम पिताजी, यही तो मिलता है कीड़े मकोड़ों को। एक सप्ताह बाद कैमिला एक जगह बैठी होती है और सोच रही होती है, यदि यह समय बीत गया तो मैं अपने सपने से जाग नहीं पाऊंगी।
मैं अभी तक क्यों नहीं जाग सकी? क्या मैं मरकर हमेशा के लिए सो गई हूँ या मैं कोमा में हूँ? अरे मुझे इससे नफ़रत है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी कोई उसके पास आता है और कहता है, यह एक नौकरानी होती है जिसका नाम है डोना। डोना अंदर आती है और कहती है, माय लेडी क्या आप जाग रही हैं? और उसके पास आगे बढ़ते हुए कहती है, मैंने सुना है कि आप आजकल ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। कैमेलिया कहती है, हाँ मुझे भूख नहीं है। यहाँ पर कैमेलिया बताती है, रसोई घर में हुई उस घटना के बाद सप्ताह के दौरान मुझे एक और तथ्य का पता चला जो मेरे पिछले सपने से अलग था। कैमेलिया कह रही होती है, हाँ शेफ, वह फ्रूट केक लेकर आया जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है। तभी एक गोश्त कह रहा होता है, अरे मैंने तुम्हें कई बार कहा है, जब आप खाना बनाते हैं तो आपको पहले खाने वाले व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ता है। वह शेफ़ अंदर आता है और कहता है, मैंने सुना है कि आपने अपना खाना फिर से पूरा नहीं किया है। गोश्त कह रहा होता है, कैमेलिया को सेब पसंद नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? और इस केक में दालचीनी 1 ग्राम कम है। वो शेफ़ कहता है, जब आप यह खाना ख़त्म कर लेंगी तो मैं वापस चला जाऊंगा माय लेडी। गोश्त चिल्लाकर कहता है, मैं इतना निराश हूँ कि मैंने आपको अपना छात्र समझा था। तुम कूड़ा हो, पक्कला की दुनिया का कूड़ा। गोश्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कहता है, आप भी 60 ही सोचते हैं ना कैमिला? वो शेफ़ कहता है, आगे बढ़िए और इसे आजमाए। गोश्त बीच में कहता है, कृपया इसे खाने वाले लोगों पर विचार करें। कैमिला सोचती है, ये आंखें मेरी अपनी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ अभी भी भूतों को क्यों देख सकती हूँ? सीन काट होती है और शेफ़ बताता है, पहली बार मैंने अपने गुरु का खाना चखा। मेरे हृदय में सूर्य की एक किरण चमकी। अगर मैं भी इतना स्वादिष्ट खाना बना सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। सेब पाई जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई, एक शेफ़ के जीवन का सार था। तुमने मेरा खाना ख़त्म नहीं किया। और वह अपने मन में कहता है, वह तो असली महिला भी नहीं है, तो फिर आप क्यों इस तरह से ध्यान दे रहे हैं? जैसे कि आपको सब कुछ पता है। वही खाओ, बस वही खाओ जो तुम्हें दिया गया है। शेफ़ कहता है, मैंने सुना है कि जो तैयार किया गया था वह आपको पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। और अपने मन में सोचता है, तुम्हें आभारी होना चाहिए कि तुम मेरी कला का स्वाद भी ले सकते हो। और कहता है, मैंने इस एप्पल पाई में अपना दिल डाल दिया है, कृपया इसे आजमाइए। गोश्त बेचारा गुस्से में होता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि कैमेलिया को सेब से नफ़रत है, तुम मूर्ख शिष्य हो। और इन गोश्त का नाम होता है सरफेल के पिछले शेफ़ प्यारे। कैमेलिया कहती है, यदि कोई इसे खा ना सके तो यह कचरे के समान ही है। शेफ़ बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मन में सोचता है, यह कुछ ऐसा है जो मेरे पिछले गुरु ने कहा था। वो गुस्से में जाते हुए कहता है, मैं बाद में वापस आऊँगा। कैमेलिया कहती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, जाओ जाओ। और कैमेलिया कहती है, अरे मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ से चले जाए। गोश्त पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? क्या आपने मुझे देखा है? कैमेलिया कहती है, मुझे नहीं पता, मैं बिस्तर पर जा रही हूँ। गोश्त यहाँ पर शॉक्ड होते हुए उसे देख रहे होते हैं और गोश्त जाकर और एक गोश्त से मिलते हैं। चश्मा वाला गोश्त कहता है, यह अजीब बात है, उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे उसने हमें पहले देखा हो। क्या आप निश्चित है कि यह संयोग नहीं था? प्यारे कहते हैं, नहीं, हमारी आंखें जरूर मिली। चश्मेश गोश्त कहते हैं, खैर चलिए देखते हैं, हमारे पास समय तो बहुत है। प्यारे कहते हैं, यह सच है। चश्मे वाला गोश्त कहता है, क्या हम
शतरंज खेले काफ़ी समय हो गया है। प्यारे कहते हैं, हाँ इस बार मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। कुछ दिन बाद हमें कैमेलिया दिखाई जाती है जो कि हमें बताती है झूठे गवाहों के कारण किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बेशक इसे कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उसकी हरकतें रोज़ाना दयनीय थी। गोस्ट भी तिरछी आंखों से उसे ही देख रहे होते हैं। कैमेलिया सोचती है लेकिन सबसे पहले मुझे ड्यूक सरफल का दिल जीतना होगा। गोस्ट पीछे से एक्ट करते हुए कहते हैं, अरे आप मुझे सुन सकते हैं है ना। कैमेलिया अभी भी अपने सोच में पड़ी पड़ी सोच रही होती है, मैं डची के दृष्टिकोण से कैमेलिया की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाऊं। गोस्ट कहते हैं, मुड़ो और मेरी तरफ देखो, क्या तुमने मुझसे पहले बात करने की कोशिश नहीं की। कैमेलिया अभी भी सोच रही होती है, काश मैं कैमेलिया द्वारा पार्टी में किसी के बाल पकड़ने की कोशिश करने से पहले ही आ जाती। गोस्ट यहाँ पर मुंह बनाते हुए कहते हैं, नमस्ते, मुझे यकीन है तुमने मुझे पहले देखा होगा। कैमेलिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गोस्ट कहते हैं, है कैमेलिया। कैमेलिया गुस्से में मूर्ति और कहती है, उफ क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें देख पाऊँ तो क्या होगा। प्यारे कहते हैं, आह मुझे पता था। चश्मिश गोस्ट कहते हैं, माय लेडी क्या आप सचमुच हमें देख सकती हैं। कैमेलिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो इसलिए इसे बंद करो। कैमेलिया चिल्लाते हुए कहती हैं, मैं यह बात भी कहने जा रही हूँ लेकिन यह आप चाहते हैं कि मैं आपकी ओर से बोलूँ या आपकी समस्या सुलझाऊँ। चाहे आपको कितना भी पछतावा हो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मैं यह नहीं कर रही हूँ। प्यारे कहते हैं, कितना अद्भुत, यह सचमुच अद्भुत है। क्या आप मुझे सचमुच देख सकते हैं, क्या आप मुझे सुन भी सकते हैं। चश्मिश गोस्ट कहते हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह संभव है। कैमिला गुस्से में सोचती है, वह मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर मैं इसी तरह चलती रही तो मैं भूत बनकर उनके साथ शामिल हो जाऊंगी। प्यारे मुंह बनाते हुए कहते हैं, तो आप मुझे भी ऐसा करते हुए देख सकते हैं है ना। चश्मिश गोश्त कहते हैं, अपने शिष्टाचार पर गौर रखें। वह दोनों कैमेलिया को ताक रहे होते हैं। कैमेलिया थक हार कर बैठ जाती और कहती है, मैं कैसे जानूंगी कि ड्यूक को क्या पसंद है। तभी प्यारे कहते हैं, ड्यूक को क्या पसंद है उस स्थिति में हम ठीक ठीक जानते हैं उसे क्या पसंद है। कैमेलिया उनकी तरफ देखती हैं तो चश्मिश गोश्त कहते हैं, मैं इस डची में तब से काम कर रहा हूँ जब से हेड ड्यूक का जन्म हुआ था। प्यारे कहते हैं, मेरे लिए भी यही बात है। ड्यूक जब छोटा था तो वह खाने में बहुत नखरे करता था, हालांकि यह भी एक तरह से मज़ेदार बात थी। क्या हम आपको कुछ सलाह दें। इसके बाद सीन कट होती है और हमें किसी का पैर दिखाया जाता है और पैर से सीन कट होती है और कैमेलिया हमें बताती है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन पिछली बार उसने गुलाब के बगीचे को नष्ट कर दिया था। हालांकि हम उन्हें फिर से लगा सकते हैं लेकिन धुंध फूल उद्यान अलग है। सीन कट होती है और हमें ड्यूक दिखाई जाती है जो कि कैमिला को पकड़ते हुए कहते हैं, कैमिला तुम यहाँ क्या कर रही हो। कैमिला धुंध की फूल उठा रही होती है और तिरछी नज़र से देखते हुए कहती है, मैं फूल इकट्ठा कर रही हूँ। ड्यूक भी उसे देखते हुए कहते हैं, फूल। कैमिला हंसते हुए कहती है, पिता के कमरे को सजाने के लिए। तुम्हें वह पसंद है ना, धुंध के फूल। धुंध के फूल सुनकर ड्यूक शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, कैमिला। कैमिला कहती है, हाँ पिताजी। और वह तिरछी आंख से देखती और सोचती हैं। उसके हैरान हाव भाव देखिए, मेरे पिता ड्यूक। अब से मेरी
पितृ व्यक्ति स्वीकार करो। कैमिला कहती है, क्या यह मेरी ओर से बहुत अधिक दुराग्रह था? पिता कहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। खुश होते हुए कैमिला कहती है, थैंक्स। यहाँ पर गोस्ट प्यारे हमें बताते हैं, मैडम ड्यूक की माँ जिनका निधन हो चुका है, उनको मिस्ट फ्लावर बहुत प्रिय थे। उन्होंने मिस्ट फ्लावर गार्डन की भी देखभाल की। यही कारण है कि ड्यूक के हृदय में मिस्ट फ्लावर्स के लिए विशेष जगह है। क्या ड्यूक को यह पसंद आएगा? कैमिला कहती है, हाँ मुझे ऐसा लगता है। कैमिला सोचती है, यह निश्चित रूप से सामान्य उदासीनता में भिन्न था। कैमिला जाते हुए सोचती है, हो सकता है कि हम तुरंत रिश्ते को बहाल न कर सके, लेकिन हमने एक अवसर पैदा कर लिया है। वह दरवाज़ा खटखटाती है और खोलकर अंदर जाकर सोचती है, तो फिर चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एक सप्ताह में ड्यूक अपने कमरे में बैठे होते हैं और उनका सेक्रेटरी उनसे कह रहा होता है, लुडविल ने एक बार फिर महान योगदान दिया। आप सचमुच अद्भुत हैं। यह संबंधित दस्तावेज है। ड्यूक उन धुंध के फूलों को देख रहे होते हैं। एक भी दिन गवाए बिना उसे फूलों की व्यवस्था की, ऐसा ड्यूक कहते हैं। और ड्यूक अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, डेक्स्टर, क्या कैमिलिया इन दिनों ठीक से खाना खा रही है? डेक्स्टर कहते हैं, क्षमा, यह तो। वो डर जाते हैं और कहते हैं, मैं अभी जाकर पता लगाऊंगा। इसके बाद हमें किसी को दिखाई जाती है जो कि दरवाजे पे नॉक करता है और कहता है, माय लॉर्ड, यह मैं हूँ लॉर्ड। वह अंदर एंट्री करता है और कहता है, मैं इसे इसलिए तैयार किया क्योंकि मुझे लगा कि अब तक आप बाज़ार में होंगे। यह होता है ड्यूक सरफर का बटलर रूब। सेक्रेटरी रूब को देखकर कहता है, मेरा मानना है कि वह थोड़ा भूखा था, इसलिए यह सही समय था। पनीर की जो डिश होती है वो परोसा जाता है। ड्यूक अजीब से मुँह बनाते हैं और कहते हैं, तुम वहाँ खड़े होकर इस ओर क्यों देख रहे हो? डूड कहता है, हाँ यह कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी उपेक्षा करें। ड्यूक पनीर की एक बाइट लेते हैं और शॉक्ट होते ही कहते हैं, यह स्वाद। वो सोचते हैं, यह सुगंध, यह स्वाद जिसकी मुझे लालसा थी। यहाँ पर ड्यूक अपने ख्यालों में घुस गए, जहाँ पर उन्हें प्यारे खाना खिला रहे होते हैं। ड्यूक अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और खांसते हुए कहते हैं, क्या गेराल्ड ने अंततः प्यारे के सूप का स्वाद पुनः बना लिया है? डूड कहते हैं, माय लॉर्ड, वह सूप शेफ गेराल्ड द्वारा नहीं बनाया गया था। ड्यूक पूछते हैं, तो फिर इसे किसने बनाया? डूड कहते हैं, इसे लेडी कैमेलिया ने बनाया था। ड्यूक सोचते हैं, कैमेलिया ने यह सूप बनाया। सीन कट होती है और हमें शेफ को दिखाई जाती है जो कि एक कटोरी लेकर सोच रहे होते हैं, यह स्वाद, सुनहरा रंग और गहरी खुशबू। अरे इसका स्वाद मास्टर प्यारे के सूप जैसा है। आपने इसका स्वाद ऐसा कैसे बनाया? कैमेलिया पूछती हैं, इसका स्वाद कैसा है? शेफ चिल्लाते हुए कहते हैं, कैसे बनाए, कैसे? यहाँ पर मुस्कुराते हुए कैमिला कहती है, प्यारे ने यह सूप बनाने में मेरी मदद की है। वो बताती हैं, क्योंकि यह सूप प्यारे ने खुद बनाया था। अपने भूत को देखने और स्वतंत्र पूर्वक घूमने में सक्षम होने के बाद मैं भूत को अपने वश में करने में सफल हो गई। जब प्यारे की अचानक मौत हो गई, गेराल्ड ने कहा कि उसे यह बात समझ में नहीं आई सूप रेसिपी। यहाँ पर शेफ शॉक्ड हो जाता है तो कैमेलिया कहती है, हमसे शर्त लगाई। हमने क्या निर्णय लिया कि क्या मैं ऐसा भोजन बनाऊं जो आपको संतुष्ट कर सके। शेफ यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं कैमेलिया की बातें सुनकर। कैमेलिया कहती है, क्या मुझे आपकी ओर देखते रहना चाहिए? ऊपर की ओर देखते रहने से मेरी गर्दन में दर्द होता है।
शेफ यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं, कैमेलिया तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरे सामने खाना बनाओगी? क्या आप उन गंदे आम लोगों के भोजन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? शेफ यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं, चलो एक शर्त लगाते हैं, यदि तुम मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं कुछ भी करूँगा, यहाँ तक कि तुम्हारे सामने घुटने भी टेकूँगा। यह पास्ट में शेफ ने कैमेलिया से कहा था और प्रेजेंट में शेफ घबरा रहे होते हैं। जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि वे घुटने टेकेंगे, तो यहाँ पर वे घुटने टेक कर बैठते हैं और कहते हैं, मैं अपना हार स्वीकार करता हूँ। कैमेलिया चाय पी रही होती है। कैमेलिया चाय पीते पीते देखती हैं कि उसके सामने दोनों गोश्त बातें कर रहे होते हैं। चश्मिश गोश्त कहते हैं, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? प्यारे कहते हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ? तुम मुझे चिंतित कर रहे हो। कैमेलिया बताती है, ऐसा कोई भूत नहीं है जो बिना किसी कारण के मुफ्त मदद देता हो। कैमेलिया उन दोनों से पूछती है, धुंध के फूलों और सूब के बारे में। मैं ड्यूक का अनुग्रह प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए आभारी हूँ। कैमेलिया कहती है, इस बार मुझे यह सचमुच महसूस हुआ। मुझे भविष्य में आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। कैमेलिया बताती है, यह जीवित रहने के लिए और कैमिला की बर्बाद हुई प्रतिष्ठा को बदलने के लिए मैं कम से कम 1 या 2 भूतों का पश्चाताप दूर कर सकती हूँ। वह मुस्कुराती हैं। गोस्ट भी हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं। कैमेलिया कहती है, कृपया मुझे बताओ तुम दोनों क्या चाहते हो? वो दोनों एक साथ कहते हैं, कुछ हम चाहते हैं। ना 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 ना। कैमेलिया हैरान हो जाती है। प्यारे कहते हैं, मैं केवल एक ही चीज़ चाहता हूँ, खाना बनाना। कैमेलिया सोचती हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आप एक पैतृक संस्कार के लिए एक मेज लगाना चाहते हैं? प्यारे बताते हैं, मेरी इच्छा फिर से खाना पकाने की थी। इससे अधिक मुझे कोई और खुशी नहीं दे सकती। फिर किसी ने मेरे द्वारा तैयार भोजन का आनंद लिया। इसके लिए धन्यवाद। मुझे खाना बनाने दो। प्यारे झुकते हुए कैमेलिया को ग्रीट करते हैं। कैमेलिया कहती हैं, ठीक है, खाना बनाओ। और अपने मन में सोचती है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन और अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जिसे पूरा करने की ज़रूरत हो। चश्मिश गोश्त कहते हैं, मेरे लिए भी यही बात है। मैं जो जानकारी जानता हूँ उससे परिवार की मदद कर सकता हूँ, यह बहुत बड़ी खुशी है। चश्मिश गोश्त कहते हैं, मुझे खुशी है कि मैं मिस्टर फ्लावर को परिवार के मुखिया के कार्य में वापस ला सका। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। यह सुनकर कैमेलिया थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। कैमेलिया सोचती है, वह इतने अच्छे क्यों हैं? उन्हें इस बात का अफसोस है कि वह दूसरों को पर्याप्त खुशी नहीं दे पाए। क्या उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है? इसीलिए कैमेलिया कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों का क्या मतलब है। वो सोचती है, वैसे इसका मतलब यह है कि उनकी कोई विशेष इच्छा पूरी नहीं हुई है ना? वो उठती है और कहती हैं, कृपया मेरी देखभाल करें, क्योंकि आप बिना कुछ बदले मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी सहयोग करना चाहिए। 10 दिन बाद का सीन। शेफ कहते हैं, क्या आप भी यह व्यंजन बनाना जानते हैं? कैमेलिया कहती है, आह बेशक, मैं कर सकती हूँ। कैमेलिया कहती है, गेराल्ड को प्यारे का सूप दिखाने के बाद मैंने हर रात खाना पकाना शुरू कर दिया। कैमेलिया शेफ से कहती है, मेरी गर्दन में ऐसा दर्द हो रहा है मानो मैं फिर से बहुत ऊपर देख रही हूँ। शेफ तो उसकी बातें सुनकर ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। शेफ शरबत को देखकर सोचते हैं, वह इतने सुंदर रंग कैसे पाती हैं? क्या कोई ऐसी रेसिपी बुक है जो मेरी गुरु ने छोड़ी हो?
साथ ही वह रसोई के उपकरण और सामग्री कैसे ढूंढ सकती है, जैसे कोई इंसान बहुत दिनों से रसोई में काम कर रहा हो। शेफ कहते हैं मैं कुछ ले सकता हूँ। कैमेलिया कहती है यह बचा हुआ है इसलिए आगे बढ़ो। शेफ कहते हैं यस माय लेडी, और एक बाइट लेते हैं और कहते हैं यह स्वादिष्ट है, और अपने मन में कहते हैं मैंने भी यही किया, लेकिन इसका स्वाद ऐसा क्यों नहीं है। कैमेलिया कहती है कैसा रहेगा, क्या यह स्वादिष्ट है। शेफ कहते हैं खैर यह बुरा नहीं है। कैमेलिया गुस्से में सोचती है क्या यह आदमी अभी भी अपने सम्मान की रक्षा करना चाहता है। वह थोड़ा गुस्से में हंसते हुए कहती है जानना चाहते हैं इसे कैसे बनाएं। शेफ कहते हैं हाँ। कैमेलिया कहती है तो फिर सुंदर बनो और मेरा पक्ष जीतने की कोशिश करो। शेफ पूछते हैं किस बारे में। शेफ मुंह बनाते हुए कहते हैं पसंद है। कैमेलिया डर जाती है और कहती है अपना हाथ हटाओ, इस तरह मुंह मत बनाओ। कुछ देर बाद डूड वहाँ पर आते हैं और कहते हैं माय लेडी क्या आप तैयार है। कैमेलिया कहती है रुबे बस एक क्षण रुको। कैमेलिया उन शरबतों में कुछ डालती है और जाते हुए कहती है आज इसका भी अच्छे से ख्याल रखें। डूड कहते हैं यस माय लेडी, और डूड चले जाते हैं। कैमेलिया कहती हैं आपके घुटनों में दर्द नहीं है ना। शेफ कहते हैं हाँ कोई चिंता नहीं, मैं काफ़ी मजबूत हूँ। डूड अपने मन में सोचते हैं यह उस दुष्ट स्वभाव वाले जेरार्ड को इतना आज्ञाकारी कैसे बना सकी, और हंसते हैं। डूड वहाँ से जाते हैं और एक दरवाजे पे नॉक करते हैं। अंदर हमें कुछ लोगों को दिखाई जाती है जहाँ पर ड्यूक भी मौजूद होते हैं। डूड जाते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड मैं हूँ डूड। ड्यूक कहते हैं अंदर आए। डूड अंदर जाते हैं और कहते हैं माय लेडी ने मुझे जलपान लाने के लिए भेजा, उसने मेहमानों के लिए भी पूरी तैयारी की थी। वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है ओह माँ क्या आप यह कह रहे हैं कि उसने यह सब बनाया है। वह आदमी खुश होते हुए शरबत का गिलास लेता है और कहता है ओह यह स्वाद, माय लेडी को ऐसा कुछ बनाने का कैसे पता। दूसरा आदमी भी खुश होते हुए शरबत लेता है और कहता है आश्चर्यजनक है, मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है माय लॉर्ड। ड्यूक भी यहाँ पर मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, और मुस्कुराते हुए ड्यूक कहते हैं मैंने उससे कहा कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कुछ लाने का निर्णय लिया। वहाँ पर मौजूद आदमी हंसते हुए कहता है यही कारण है कि हर कोई कहता है कि एक या दो बेटियां होना अच्छा है। वह आदमी कहता है हाँ यह सच है, यह सचमुच स्वादिष्ट है। डूड भी वहाँ खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं और अपने मन में सोचते हैं मैं सोच रहा था कि माय लॉर्ड क्यों बदल गए। मुलाकात का समय, वो हमारी महिला की कुकिंग की कौशल। कोई कहता है हाँ यह सचमुच आश्चर्यजनक है। वहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाई जाती है जो कहता है लेडी कैमेलिया हमेशा ऐसी परेशानी पैदा करती रहती थी, क्या वह होश में आ गई हैं। वह हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि पिछली पार्टी में हुई दुर्घटना के लिए वह बहुत दुखी थी। ड्यू के लिए विशेष रूप से कुछ ऐसा बनना। दूसरा आदमी तो शॉक से जम रहा होता है। दूसरा आदमी अपने मन में कहता है तुम पागल बेवकूफ़ हो, चुप रहो। यहाँ पर ड्यूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और काली काली वाइब्स निकल रही होती है। ड्यूक गुस्से में कहते हैं क्या आपने नहीं कहा था कि आप शराब नहीं पी सकते। इस स्थिति में निश्चित रूप से आप शराब से बनी मिठाई भी नहीं खा सकते। वो आदमी शॉक्ड होते हुए कहता है मुझे शराब पीना बहुत पसंद है। ड्यूक कहते हैं नहीं आपको शराब पसंद नहीं है। ड्यूक गुस्से में कहते हैं मैं अपनी बेटी की ईमानदारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी खाऊंगा, इसे यहाँ लाओ। और देखते देखते डूड उसके हाथों से शरबत का गिलास ले लेते और कहते हैं श्रीमान। वो तो लड़का शॉक्ड हो जाता है, बेचारा शॉक में चला जाता है और अपने मन में कहता है मैंने क्या गलत किया। सीन कट होती है और हमें
कैमेलिया दिखाई जाती है। कैमेलिया प्यारे से पूछती हैं, कल आप क्या बना रहे हैं? प्यारे कहते हैं, एक सास रेसिपी जिसे मैंने विशेष रूप से विकसित किया है। मैं इसका थोड़ा सा उपयोग कैनापी बनाने के लिए करने जा रहा हूँ। कैमेलिया कहती हैं, ओह, आप इसका थोड़ा बहुत उपयोग करने जा रहे हैं। क्या यह मांस है या फल का भंजन? दीवार के पीछे उसका दूसरा भाई छिपा होता है, जिसे देखकर कैमेलिया उसकी तरफ देखती है और कैमेलिया पीछे से आवाज़ लगाती हुई कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? वो तो काँप जाता है और पीछे पलटता है और कहता है, उस समय तुम क्या कर रहे हो? कैमेलिया भी कुछ नहीं करती और उसे देखती रहती है। उसका भाई अपना सर पकड़े हुए होता है, जिसे देखकर कैमेलिया सोचती है, वह ऐसा क्यों है? हम अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे, है ना? यहाँ पर वो कहता है, वह हमें पहचानते नहीं। कैमेलिया भी शॉक्ड हो जाती है। कैमेलिया उसे कहती है, आपका क्या मतलब है? मैं क्या कर रही हूँ? उसका भाई कहता है, आप हर रात रसोई के अंदर बाहर जाते हैं। आप अचानक ऐसा कुछ करके क्यों हंगामा मचा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया? कैमेलिया कहती है, मैं तो बस खाना बना रही हूँ, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? उसका भाई गुस्से में अपना होठ काटता है और कहता है, क्या आपको लगता है कि ड्यूक आपको सिर्फ इसलिए परिवार के रूप में स्वीकार कर लेंगे क्योंकि आप यह सब करते हैं? कैमेलिया कहती है, क्या अच्छा दिखने के मेरे प्रयास उनके पिछले प्रयासों से मेल खाते हैं? उसका भाई कहता है, कुछ भी बेकार मत करो, अंत में यह सब बेकार है। कैमेलिया कहती है, मुझे पता है। कैमेलिया कहती है, मैं जानती हूँ कि उन्हें हमारी परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं परिवार के एक हिस्से के रूप में पहचाना जाना चाहती हूँ। उसका भाई कहता है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? वो कहती हैं, मैं सोने जा रही हूँ। उसका भाई गुस्से में कहता है, अरे रुको, इसका कोई मतलब नहीं है। कैमेलिया एक जगह जाती है और रुक जाती है और कहती है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। कैमेलिया सोचती है, हाँ यह सही है, मैं मरना नहीं चाहती, बस इतना ही। वो जाते हुए अपने मन में कहती है, परिवार, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सीन कट होती है और हमें दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कैमेलिया चाय पी रही होती हैं। प्यारे और उसके साथ सेक्रेटरी भी होते हैं जो घोस्ट हैं। वो दोनों कैमेलिया को घूर रहे होते हैं। कैमेलिया कहती है, क्या है यह सवाल? अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए। चश्मिश घोस्ट कहते हैं, कल जब आपने मास्टर रवि से कहा कि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपका क्या मतलब था? क्या आप कहीं बीमार हैं? प्यारे गुस्से में कहते हैं, आप अभी तक नहीं कह सकते। कैमेलिया बताती है, मुझे पता है कि मैं भविष्य में मर जाऊंगी, इसीलिए मैं जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ भी तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वह दोनों भी शायद चले जाएं क्योंकि वह सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। कैमेलिया कहती है, यह सच है कि कोई भी जीना चाहता है। चश्मिश घोस्ट कहते हैं, खैर यह सच है। कैमेलिया सोचती हैं, क्योंकि ये भूत डची में आज़ादी के साथ घूम सकते हैं, शायद उन्हें पता हो कि यह कहाँ दफन है। वो कहती है, मुझे भी कुछ पूछना है। प्यारे कहते हैं, आगे बढ़ो। कैमेलिया पूछती हैं, क्या आप फूल बाग घटना जानते हैं? पुष्प बटिका की घटना। वो बताती है, वह अंगूठी ढूंढने के लिए जो उसकी माँ छोड़ गई थी और उसके नौकर ने दफना दी थी। यही कारण है कि कैमेलिया ने फूलों की क्यारी खोद दी और इसके लिए उसे डांट पड़ी। उस घटना पर कैमेलिया ने कोई बहाना नहीं बनाई। हर किसी को लगा कि कैमेलिया हमेशा की तरह बिना किसी कारण के दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर रही है। उस दिन ड्यू गुस्सा हो गया और उसने कैमेलिया को डांटा क्योंकि वह चिंतित था कि वह एक दिन उस धुंधले फूलों के बिस्तर को नष्ट कर देगी जिसे वह प्यार करता है। कैमेलिया कहती है, क्या आपको यकीन है कि अंगूठी यही दफन है?
वो फूलों के बगीचे में जाती है और खुदाई करने लगती है। प्यारे कहता है यह सही है। कैमेलिया खोदते हुए सोचती है, मैं जब भी सपने में यह दृश्य देखती हूँ तो कितना परेशान हो जाती हूँ। यह निराश करने वाला है। वो उस अंगूठी को पा लेती है। प्यारे कैमेलिया से कहते हैं, ओह माय कैमेलिया, तुम्हें तब हमसे मदद मांगनी चाहिए थी। तुमने ऐसा क्यों दिखावा किया कि तुम उस समय हमें नहीं देख सकते थे। कैमेलिया हंसते हुए कहती है, यह सच है, मुझे लगता है कि मैं बहुत विचलित थी। चश्मिश गोश्त कहते हैं, लेडी कैमेलिया, क्या हमें अब बदला लेना चाहिए। एक भूत के रूप में हम कई काम करने में सक्षम हैं। कैमेलिया सोचती हैं, अबे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमेलिया कहती है, नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। मुझे अंगूठी का जगह बताने के लिए शुक्रिया। कैमेलिया सोचती है, यह आप लोग हैं, आप लोगों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। इसके बाद वह अपने मन में कुछ डिसाइड करती है और सीन कट होता है और हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। क्या उसने तुम्हें भी बुलाया। नौकरानियाँ कहती है, हाँ। उनमें से एक नौकरानी मुंह बनाती हुई कहती है, वह उसने अचानक हम सबको क्यों बुलाया। दूसरी कहती है, मुझे नहीं पता, शायद वह हमें डांटने की योजना बना रही है क्योंकि इन दिनों ड्यूक के साथ उसके संबंध बेहतर हो गए हैं। नौकरानी हंसते हुए कहती हैं, मैं अपनी बाली पर शर्त लगा सकती हूँ कि वह अंततः ड्यूक के सामने अपना आपा खो देगी और उसका अनुग्रह खो देगी। वह लोग दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर एंट्री करते हुए वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो देख पाते हैं कि कैमिला तो अपने बिस्तर में पड़ी होती हैं। नौकरानी ज़मीन पर चिल्लाते हुए बैठ जाती है और कहती हैं कि यह क्या है, क्या वह मर चुकी है। अरे जल्दी करो और उसकी जांच करो। नौकरानी धीरे धीरे उसके पास बढ़ती है और सोचती हैं, यह दवाइयाँ क्या, ऐसा हो सकता है कि उसने आत्महत्या कर ली। दरवाज़ा बंद करो। वो नौकर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और रोने लगती है। सचमुच वह मर चुकी है। नौकर कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नौकरानी देखती है एक लेटर और कहती है, यह क्या है। नौकरानी उस लेटर को लेती है जिसमें लिखा होता है, पिताजी और मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले महीने मैंने गुलाब के बगीचे को खोदा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह नौकर या नौकरानी एलिस और एरिका का काम था, लेकिन किसी ने मेरी माँ की विरासत को उस बगीचे में छिपा दिया था। घर की महिला होने के नाते मैं शर्मिंदा थी कि मुझे हमारे घर के नौकरों द्वारा धमकाया जा रहा था, इसीलिए कृपया मेरी बदला ले। नौकरानी देखती है और कहती है, अरे बाप रे, यदि यह ड्यूक के हाथों में पड़ गया। नौकरानी इस चिट्ठी को लेकर जाने लगती है और कहती है, आइए इस पत्र से छुटकारा पाए, कोई रास्ता नहीं है कि हम उसके साथ मर जाए। कैमिलिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कहती है, अरे क्या आप लोग अपनी किस्मत पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। नौकरानियाँ शॉक्ड हो जाती है। कैमिलिया उठती और कहती हैं, क्या आप हमेशा इतने भाग्यशाली रहेंगे कि चीज़ों को खोज करने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे। नौकरानियाँ उसकी तरफ डरते हुए देखती है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्लाती हैं। कैमिलिया अपनी मुंह पोंछती है। नौकरानियाँ चिल्लाती हुई कहती है भगवान, क्या वह मरी नहीं थी, एक भूत। कैमिलिया कहती है, आप जानते हैं कि मैं मरने की नाटक बहुत अच्छी कर लेती हूँ। नौकरानी शॉक्ड होते हुए कहती है, नाटक। नौकरानी अपने मन में कहती है, क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी नहीं, बल्कि कैमिलिया जैसा कोई मूर्ख। कैमिलिया कहती है, खैर मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि वास्तविकता बना सकती हूँ। नौकरानी कहती है, आप क्या कह रहे हैं। कैमिलिया कहती है, तुम्हें पता है मैं हर रात रसोई में जाती हूँ। यदि मैं उस समय उपस्थित ना हूँ तो क्या होगा। क्या होगा यदि कोई मुझे ढूंढने आए और मैं वास्तव में मर चुकी हूँ और मेरे हाथ में यह चिट्ठी हो। आप भी धोखा खा गए, क्या अन्य लोग भी धोखा नहीं खाएंगे। नौकरानी चिल्लाती हुई कहती है, क्या अब आप हमें धमकी देने वाले हैं। कैमिलिया कहती है, धमकियाँ केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास देने के लिए कुछ है। नौकरानी डरते हुए पीछे हटती है। हवा की रफ्तार में कैमिलिया उसके पास जाती है। कैमिलिया कहती है, मैं कीड़े मकोड़ों को क्यों धमकाऊंगी। यदि यह केवल कीड़े हैं तो आप बस उन पर पैर रखें।
नौकरानी बहुत ज़्यादा डर जाती है। कैमेलिया कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन दिनों इधर उधर बिन बिनाते कीड़ों को देखने की परवाह करती हूँ। मैं क्या करूँ। वो लोग ज़मीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, माई लेडी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ़ कर दो, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। कैमेलिया कहती है, ठीक है, यह अच्छी बात है। कैमेलिया हंसती हुई कहती है, अब आप जानते हैं कि क्या करना है। नौकरानी कहती है, मुझे माफ़ कीजिए। कैमेलिया गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप अभी अंगूठी ढूंढ लें। नौकरानी कहती है, हाँ हाँ, हम समझ गए, और वहाँ से दौड़ने लगते हैं। वो दौड़ते हुए कहते हैं, कृपया हमें माफ़ कीजिए। कैमेलिया कहते हैं, अंततः चले गए। खलनायक की भूमिका निभाना तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन यह बहुत अधिक सहन शक्ति की बर्बादी है। गोस्ट भी उसके पीछे होते हैं। वो पीछे पलटती है तो चश्मिश गोश्त कहते हैं, इससे मैं आश्चर्यचकित हुआ। प्यारे कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि अगर बात बिगड़ी तो वह वाकई किसी को मार डालेगी, है ना। क्या यह सिर्फ एक नाटक था। कैमेलिया हंसते हुए कहती है, मैंने पहले भी खलनायक की भूमिका के लिए महिला भूमिका पुरस्कार जीता है। उसी फिल्म में नायक की भूमिका निभाई थी। प्यारे कहते हैं, एक पुरस्कार? फिर किस तरह का पुरस्कार। चश्मिश गोश्त कहते हैं, क्या अच्छे अभिनय के लिए कोई पुरस्कार समारोह होता है। कैमेलिया कहती है, ऐसा ही कुछ। चश्मिश गोश्त फिर से कहते हैं, वैसे माय लेडी कैमेलिया, क्या तुम्हें अंगूठी नहीं मिल गई। कैमेलिया कहती है, हाँ। कैमेलिया हंसते हुए कहती है, हाँ, क्या यह शिष्टाचार का विषय नहीं है कि जितना प्राप्त किया है उतना ही वापस दिया जाए। कैमेलिया अपने मन में कहती है, एक खाली गुलाब के फूल के खेत में खुदाई, तुम्हें भी कुछ डांट क्यों नहीं पड़ती। सिनकाट होती है और हमें नौकरानी को दिखाई जाती है, जो कि फूलों की बगीचे में वही अंगूठी ढूंढ रही होती और कह रही होती है, यह वहाँ क्यों नहीं है, यह निश्चित रूप से सही जगह है, मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ रखी थी। नौकरानी हैरान होकर सोचती है, यह कुछ नहीं है। क्या यह हो सकता है कि हम में से ही किसी ने इसे बेचने के लिए ले लिया हो। ऐसा नहीं हो सकता, वे दोनों इतने मूर्ख नहीं हो सकते। तभी हमें किसी की पाव दिखाई जाती है। नौकरानियाँ उसे देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। आवाज़ आती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो लोग भागने लगते हैं। यह होता है डूड। दूसरे दिन हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर गुस्से में ड्यूक कह रहे होते हैं, क्या उन्होंने विरासत की चीज़ें चुरा ली। डूड कहते हैं, हाँ, फूलों के बगीचे के नौकरों ने यही कहा था। पहले जिस कारण से युवती गुलाब के बगीचे में खुदाई कर रही थी, मुझे लगता है कि यह अंगूठी खोजने के लिए था। ड्यूक कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। ड्यूक सोचते हैं, अगर तुमने पहले बोल दिया होता तो मैं तुम्हें इतनी कठोरता से नहीं डांटता, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। ड्यूक कहते हैं, कैमेलिया को बुलाओ। डूड कहते हैं, जी हाँ महाराज। ड्यूक अपने मन में सोचते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने में अजीब और असहज महसूस करना स्वाभाविक है, जो हाल ही में उसका सौतेला पिता बना हो। मुझे भी अजीब लगा, लेकिन इस महल की नौकरानियों और सेवकों द्वारा खिलवाड़ किया जाना। मेरी बेटी को नौकरों से कैसा व्यवहार मिल रहा था। दूसरे ही पल वहाँ पर कैमेलिया आती और कहती है, पिताजी, आपने मुझे बुलाया। और अपने मन में सोचने लगती है, उफ, मैं तो उन नौकरों से निपटने में व्यस्त थी, अब क्या हुआ। ड्यूक कहते हैं, मैंने सुना है कि आपने अपनी अंगूठी खो दी है। आपने सच क्यों नहीं बताया। कैमेलिया कहती है, मुझे माफ़ कीजिए पिताजी। ड्यूक कहते हैं, कैमेलिया, तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया। यहाँ पर कैमेलिया अपने मन में सोचती है, क्या वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। क्या वह कैमेलिया की बात पर विश्वास करता है। ड्यूक कहते हैं, क्या तुम्हें यह बात मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। कैमेलिया सोच, क्या वह जो हुआ उस पर पूछ रहा है। कैमेलिया बताती है, मैंने उस पल को दर्जनों बार देखा जब उस व्यक्ति ने मुझे मार डाला। जिस तरह से वह हमेशा मुझसे मुंह मोड़ लेता था। मेरा हालिया प्रशंसों की बदौलत मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन हमारे बीच इतना करीबी रिश्ता नहीं है। कैमेलिया कहती है, ऐसा क्यों। ऐसा है क्योंकि
आप हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। मैं आपको अपने कामों से परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं उतना अच्छी नहीं थी। मैंने इसे खुद सुलझाने का प्रयास किया। ड्यूक चिल्लाते हुए कहते हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जिन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए वह है कैमेलिया। भविष्य में जब भी कुछ घटित हो तो सबसे पहले मुझसे बात करना। हमेशा पहले मुझसे बात अवश्य करो। कैमेलिया ड्यूक को कुछ देर देखती है और अपने मन में कहती है, वह मेरी तरफ ऐसी नज़रों से क्यों देख रहा है? मुझे बस अपनी प्रतिष्ठा में इतना सुधार करना है कि मेरी हत्या न हो। अगर यह जारी रहा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, है ना? सीन कट होती और हमें कैमेलिया दिखाई जाती हैं। प्यारे कहते हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं? कैमेलिया कहती है। कैमेलिया के हाथों में एक मैप होता है जिसे देखकर वो कहती है, मैं मैप की तरफ देख रही हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कहाँ भागूँ। प्यारे कहते हैं, भागे? इसका क्या मतलब है? कैमेलिया कहती है, इसकी चिंता मत करो। कैमेलिया अपने मन में सोचती है, यह अच्छा होगा यदि चीज़ें ठीक हो जाए और मुझे भागना ना पड़े। चीज़ें हमेशा उस तरह नहीं होती जैसा लोग चाहते हैं। मैं सिर्फ ड्यूक के रवैये पर भरोसा करके निश्चित नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि डची ऑफ सरफेल का सबसे बड़ा बेटा और कैमिला का बड़ा भाई लुडविल सरफेल, मुझे उससे सावधान रहना होगा। जब वह वापस आएगा तो निश्चित रूप से वह सिनकट होती और हमें उसकी नौकरानी दिखाई जाती है। मैड आती और कहती है, माई लेडी, हमारे प्रभु ड्यूक आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। कैमेलिया कहती है, चाय मुझे मिल गया है। कैमेलिया अपने मन में कहती है, क्योंकि वह बार बार चाय के लिए समय मांगता रहता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना स्तर ऊपर उठा लिया है और उसका अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। यह कोई बुरी स्थिति नहीं है। कैमेलिया जाने लगती है और जाती हुई सोचती है, तो फिर क्या हम चाय पीने चले? वो जाती है और देख पाती है किसी को और सोचती है, क्या यह लड़का मेरे साथ सामान्यतः चाय पीने वाला नहीं है? यह उसका दूसरा भाई होता है जिसे देखकर वो सोचती है, रवि यहाँ क्यों है? रवि हंसते हुए कहता है, आह तुम यहाँ हो, आओ बैठो। कैमेलिया कहती है, ओह माई, धन्यवाद भाई रवि, और अपने मन में गुस्से में सोचती है, क्या कंजूस हो। जब हम दोनों ही हैं तो तुम भी ऐसे ही दोस्ताना व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? वो अपने मन में कहती है, वैसे रवि वह अच्छे मूड में लग रहा है। क्या कुछ अच्छा हुआ? रवि अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने जो थीसिस लिखी थी उसे प्रस्तुति के लिए चुना गया। कैमेलिया अपने मन में सोचती है, वह दिन आ गया है। सिनकट होती और हमें कैमेलिया बताती है, जादुई टावर जादूगरों को साल में एक बार प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता है। यह तथ्य कि रवि अपनी थीसिस प्रस्तुत कर सकता है, इसका अर्थ है कि वह उसके सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। मैं समझ सकती हूँ कि उस लोमड़ी को अपनी खुशी छुपाने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। रवि कहता है, तो अगर आपके पास समय है। कैमेलिया सोचती है, हालांकि मुझे क्या करना चाहिए यह समय की बात है। तभी वहाँ पर कोई आता है, कहता है, माय लॉर्ड, हमें खबर मिली है कि लॉर्ड लुडविल ने विद्रोह का मुख्यालय ढूंढ लिया है और उन सब पर विजय प्राप्त की। और केवल इतना ही नहीं, यह लॉर्ड लुडविन की योजना के कारण था जो उन्होंने तैयार की थी। ड्यूक खुशी से खड़े होते और कहते हैं, क्या वह सच है? वह आदमी कहते हैं, हाँ, हमें यह समाचार सीधे शाही महल से प्राप्त हुआ है। वो आदमी कहता है, महामहिम भी बहुत प्रसन्न है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लॉर्ड लुडविन को एक पत्र भेजा। ड्यूक कहते हैं, हाँ हाँ, यह अद्भुत है। उनकी बातें सुनकर रवि का मुंह लटक जाता है। वह आदमी फिर से कहते हैं, हाँ, जैसा कि हमारे प्रभु लुडविल से अपेक्षा थी। कैमेलिया सोचती है, आपने क्या उम्मीद की थी? सचमुच तुम्हारा भाग्य खराब है। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि विजय पार्टी उसी दिन है जिस दिन मैजिक टावर प्रस्तुति भी है। वो आदमी कहता है, फिर मैं विदा लूँगा। ड्यू कहते हैं, यदि आप अधिक समय तक रुकना चाहे तो कोई बात नहीं। रवि कहता है, मुझे अभी याद आया कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसका मुझे ध्यान करना है। कैमेलिया कहती है, मुझे भी बाहर जाना है। ड्यूक कहते हैं, ठीक है, मैं आप दोनों से फिर मिलूँगा। ड्यूक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कैमेलिया वहाँ से जाने लगती है। रवि जाते हुए अपने मन में कहता है, क्या मैंने अपनी पढ़ाई पर इतनी मेहनत की और अपना समय बर्बाद किया सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए?
मुझे तो बस आक्रामक जादू सीखना चाहिए था और युद्ध के लिए निकल जाना चाहिए था। तभी कैमेलिया कहती है, भाई रवि, आप तो मेरी सोच से भी अधिक अद्भुत हैं। जादुई टावर और सभी जगह पर उपस्थिति होने में सक्षम होना। रवि कहता है, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? कैमेलिया हंसते हुए कहती है, नहीं, तुम्हें सच बता रही हूँ। क्या यह ऐसा काम नहीं है जो तुम्हारे उस घमंडी जादू के टावर में केवल सबसे अच्छे जादूगर ही कर सकते हैं? रवि कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? रवि की पीठ थपथपाते हुए कैमेलिया कहती है, आपने अच्छा किया, और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद रवि अपने मन में सोचता है, वह छोटे शब्द जो मैं पिताजी से सुनना चाहता था, वह आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? वो कैमेलिया की तरफ देखता है। सीन कट होती है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है। अंदर हमें मेड दिखाई जाती है जो कि हंसते हुए कहती है, माय लेडी, यह वास्तव में आप पर सूट करता है। मुझे यकीन है कि इस पार्टी में लेडी कैमेलिया सभी महिलाओं में सबसे खूबसूरत होंगी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। कैमेलिया अपने मन में सोचती है, खैर यह सच है कि मैं सुंदर हूँ, भले ही मैं खुद को आकस्मिक दृष्टि से देखूँ। उसकी मेड उसे कहती है, मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि पार्टी के दिन भी तुम ऐसी ही खूबसूरत रहो। कैमेलिया कहती है, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। कैमेलिया फिर से बताने लगती है कि जैसे ही लुडविल आया उस दिन से लगातार पार्टी चल रही है। मुझे यकीन है कि यह डची पर एक राजनीतिक कदम है, लेकिन यह थोड़ा अनुचित है। लेकिन क्योंकि मैं अलग दिखना चाहती हूँ, कई तरह के परिधानों को पहन कर देखना सबसे अच्छा है। रवि आता है और कहता है, बस नई मुसीबतें पैदा मत करो। रवि उसे देखते हुए सोचता है, तुम इतने बेशर्म क्यों हो? आमतौर पर वह एक भी शब्द नहीं बोलेगी। उसके हाथ सचमुच कुछ अजीब हैं। कैमेलिया पीछे पलटती और कहती है, भाई रवि, क्या आपने इस अवसर के लिए कोई नया परिधान खरीदा, यानी कि कपड़े खरीदे? रवि कहता है, आप यह नहीं सोच रहे कि मैं पार्टी में शामिल होने जा रहा हूँ? कैमेलिया कहती है, आपकी प्रस्तुति के लिए पोशाक, और कहता है, रहने भी दो। रवि सोचता है, क्या बात है, उसे मेरा प्रेजेंटेशन दिवस याद आ गया। मैं पागल हो गया हूँ। कैमिला को मेरा प्रेजेंटेशन डे याद है या नहीं? इसका मुझसे क्या संबंध है? कैमिलिया कहती है, यदि आप अच्छा कपड़े नहीं चुनेंगे तो आपकी तुलना की जाएगी। रवि कहता है, कोई बात नहीं, कपड़ों की कौन परवाह करता है। आपको सावधान रहना चाहिए और पार्टी में शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहिए। कैमिलिया कहती है, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। कैमेलिया अपने हाथ को इस तरह पकड़ी होती है कि जिसे देखकर रवि अपने मन में सोचता है, मैं थक गया हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? सीन कट होती है और हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। एक तरफ हटो, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विजय पार्टी यथासंभव और विस्तृत हो। विजय पार्टी का दिन आ जाता है और हमें रवि दिखाई जाती है जो कि जाते हुए सोच रहा होता है, तो क्या हम डची की भूमि पर भी एक त्यौहार मना रहे हैं? यहाँ तक कि बाहर बिहार कोई केवल लुडविल के बारे में ही बात कर रहा है। वो गुस्से में कहता है, आइए इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। यहाँ तक कि परिवार के बिना भी मैं अब तक अकेले ही ठीक रहा हूँ। हमें मैजिक टावर दिखाई जाती है जहाँ अंदर एक आदमी कह रहा होता है, जल्द ही हमारे शीर्ष जादूगरों की ओर से एक प्रस्तुति होगी। एक लड़का आता है जिसका नाम होता है जले। उसे देखकर रवि सोचता है, क्या बात है, आमतौर पर जब मैं उसे देखता हूँ तो वह मेरी तरफ घूरता है, तो फिर वह इतना दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा है? वह लड़का आता है और कहता है, क्या आप तैयार हो? रवि कहता है, कुछ हद तक। वो आदमी शॉक्ट होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जादुई टावर के इक्का। भगवान रवि बस कुछ हद तक तैयार है। रवि कहता है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तभी कोई बुलाता है जले। ये एक लड़की होती है जो कहती है, घबराए नहीं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। दूसरी कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है मेरे भाई। वह लड़का कहता है, ठीक है, शुक्रिया, और रवि की तरफ तिरछी आंखों से देखता है और कहता है, तो आपके घर से कौन आया? और इतराते हुए कहता है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई भी सही न आए? आखिरकार यदि आप परिवार है तो निश्चित रूप से वे इसमें शामिल होंगे। रवि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसकी बातें सुनकर वो मन में कहता है, यह बर्ड, यही कारण है कि उसने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। रवि कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मेरे परिवार से कोई आता है या नहीं। वह लड़का कहता है, मेरे मतलब का यह मतलब नहीं था, लेकिन मैं एक मित्र के रूप में आपके लिए चिंतित हूँ। सच के बाद से बेटा घर आया। मुझे लगता है कि उनके पास आपके नकली कामों के लिए समय नहीं है। यह सुनकर रवि बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। वह अपना हाथ उठाता है और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है,
तो क्या अपने परिवार के बारे में शौक़ी बगाड़ना ही सबसे अच्छा काम है जो आप कर सकते हैं? वह लड़का डर जाता है और कहता है, आप क्या कह रहे हैं? रवि कहता है, आपकी थीसिस। मैंने सुना है कि आपके प्रोफेसर ने आपकी काफ़ी आक्रामक तरीके से मदद की है ना? वो हंसते हुए कहता है, पैसा अच्छा है ना? पैसा अच्छा है इसीलिए आपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि इसके बिना आप एक खाली दिमाग वाले मूर्ख हैं। इसके पास डींगे मारने के लिए और कुछ नहीं है। यह सुनकर वो लड़का उसकी कॉलर पकड़ लेता और कहता है, क्यों रे कमीने? हमें वहाँ पर किसी की एंट्री दिखाई जाती है जिसे देखकर वो लोग उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और यह सुंदर सुनहरे बालों वाली लड़की कोई और नहीं कैमेलिया होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। यहाँ पर सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है कि कोई लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या उस बच्चे के माता पिता नहीं आ रहे हैं। वह बच्चा अनाथ है। उस बच्चे के पिता वही थे जो पिछले दिनों समाचार में थे, जिसने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की और फिर आत्महत्या करने की कोशिश की। कोई पॉइंट करते हुए कहता है, तुम वह बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, तुमने किसी के साथ मेरे साथ धोखा किया है। औरत कह रही होती है कि आप चाहते हैं कि पड़ोसी पुलिस को बुलाए, इसे बंद करे। वो बच्चा बाहर खड़ा हुआ सुन रहा होता है कि अंदर से आवाज़ आ रही होती है, यदि वह मेरी असली संतान है तो मैं उससे इतना घृणा नहीं करूँगा। प्रेजेंट टाइम में सीन आती है तो कैमेलिया बताती है, जब भी मैं इन दोनों भाई बहनों को देखती हूँ मुझे अपना अतीत याद आ जाता है। उस समय के दौरान जब मुझे अपने माता पिता या मेरे आसपास के अन्य लोगों से कोई प्यार या देखभाल नहीं मिली। जो सीन अभी हमने देखा वो कैमेलिया का पास्ट लाइफ था। कैमेलिया कहती है, अतीत में कम से कम मेरी नौकरानी डेना ने कैमेलिया की बहुत अच्छी देखभाल की थी। वो बैठते हुए सोचती हैं, अगर मैं एक महान अभिनेत्री नहीं बनती और जनता से प्यार नहीं पाती, मुझे यकीन है कि मैं कैमेलिया और रवि की तरह पागल हो गई होती। वो बैठ कर देख रही होती और कहती है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। वहाँ पर एक लड़का कहता है, अगले प्रस्तुतकर्ता कृपया मंच में आए। रवि उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखता है। कैमेलिया बताती है, हालांकि यह दुखदायक था कि रवि ने अपनी हीन भावना के कारण कैमेलिया का इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे इस बात की चिंता थी कि तुम भी मेरी तरह परिवार में हमेशा अकेले ही रहोगे, इसलिए मैंने तुम दोनों का उत्साहवर्धन किया। उन बेवकूफ़ों से हार मत मानो और अपना समय बर्बाद मत करो और इस बार एक अलग जीवन जियो। मैं 20 साल से तुम दोनों को देख रही हूँ, इसलिए अगर मैं थोड़ा हस्तक्षेप करूँ तो कोई बात नहीं है। यह सब सोचकर कैमेलिया हंस रही होती है। कैमेलिया यह जो कहानी बताई वो हर रोज़ अपने सपनों में देखा करती थी। कैमेलिया वहाँ से जा रही होती है। रवि पीछे से पुकारते हुए कहता है, तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? और वह पोशाक। रवि अपने मन में कहता है, हालांकि जेली का परेशान चेहरा देखना अच्छा था। जेली वह लड़का जिससे वो लड़ रहा था। वो कहता है, कैमेलिया क्या आपने यह देखना सीखा कि आप कितनी सुंदर दिख सकती है? मुझे पता था तुम में कुछ तो अलग है। हाल ही में